अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल कोटा बायोलॉजी में। नीट की तैयारी यहाँ पर आपकी पूरी करवाई जा रही है। तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये अपने पास है लिपिड। इससे पहले हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा है वो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। आज अपन लिपिड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। हाँ, 11th एनसीईआरटी का ये टॉपिक बनता है आपके बायोलॉजी का। लिमिटेड इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, पर अपन थोड़ा सा उसको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे ताकि इससे अगर कोई क्वेश्चन बनता है। असल में क्या है, जो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स और जो भी बायोमोलिक्यूल्स है इनसे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करे इसके चांसेस कम है। सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं प्रोटीन में, है ना। पर फिर भी क्या होता है, ये मिक्स क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे बैठ जाएगा, है ना। वो इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। और 11th के लिए तो फिर आपका पूरा टॉपिक बनता ही है ना। अपन कोशिश करेंगे इससे जो क्वेश्चन निकलते हैं बाहर उनको अच्छे से सॉल्व कर पाए। चलो, लिपिड। अब बेसिक जो इसकी बात है कि इसकी स्ट्रक्चर, लिपिड अपने पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। हम क्या बात कर रहे हैं कि लिपिड किन दो चीजों से मिलकर बना है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। अब एक एक करके देखते हैं ग्लिसरॉल क्या है। देखो, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया मैंने जो कि ग्लिसरॉल है। अब अगर आप देखो इसको गौर से तो ये टाई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है ना। प्रोपेन है, ये 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके पास, तो ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। ट्राई हाइड्रोक्सी जो प्रोपेन अपने पास होता है यही असल में क्या कहलाता है, ग्लिसरॉल कहलाता है। ठीक बात है। फिर अगर हम फैटी एसिड के बारे में बात करें तो बेसिक फैटी एसिड क्या है, कार्बन की चेन है। कार्बन की चेन है और इसके लास्ट वाले कार्बन पर ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड समूह लगा होता है। अगर अभी मैं इसको खोल के बताऊं तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। सी, इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट करना जरूरी है। CS2 CS2 CS2, इसको आगे आप करते चलो, देन एंड में COOH। अब मैं यहाँ पर कितने कार्बन की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। तो ऐसे ही कार्बन की लंबी चेन और उसके साथ एसिड समूह जुड़ा होने से फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है, फैटी एसिड का निर्माण होता है। यहाँ पर अब कार्बन कार्बन की संख्या डिपेंड करेगी कि कितनी कार्बन की संख्या है, उसके आधार पर हम देखेंगे। तो अगर मैं इस पूरे ग्रुप को R ग्रुप लिख दूं तो चलेगा। तो अगर जैसे मान लो मैं कह रहा हूं R5COOH, इसका क्या मतलब हुआ, यानी ये जो कार्बन का नंबर है वो यहाँ पर 5 है ना, 1 2 3 4 5, लगभग मैंने यही बात लिखी है ना, रैंडम तुक्का बैठ गया। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं R4COOH, इसका क्या मतलब हुआ, यानी जो अब यहाँ पर कार्बन है वो 4 होंगे। ऐसे ही 4 होंगे, आप उनकी वैलेंसी कंप्लीट करो और ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि फैटी एसिड है क्या, ये कार्बन चेन विद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, विद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये तो बना हमारे पास क्या, फैटी एसिड। और ग्लिसरॉल क्या है हमारे पास, ग्लिसरॉल है हमारे पास फ्री हाइड्रोक्सी प्रोपेन। जब 3 हाइड्रोक्सी जो प्रोपेन है इसको हम बोल रहे हैं ग्लिसरॉल, और फैटी एसिड हम क्या बोल रहे हैं, कार्बन चेन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये आपस में मिलते हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या फॉर्म होता है, फॉर्म होता है लिपिड। बात समझ आ रहा है। जब ये और ये आपस में मिलते हैं तो लिपिड का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे ये फॉर्मेशन होता है मैं भी आपको दिखाऊंगा, है ना। आप वीडियो पॉज करो, इनकी स्ट्रक्चर बनाओ, साथ के साथ नोट्स बनाते चलो, ताकि आपके सब चीजें कॉन्सेप्चुअल आपके पास लिखी भी हो तो आप रिवीजन जब करो तो आराम से इजीली रिवीजन हो जाए। ठीक बात है। हाँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ। जब भी मैं बोलूँ, वैसे जो इस वीडियो में नए हैं वो ये आइडिया दोबारा बता रहा हूँ, पुराने स्टूडेंट जानते हैं कि जब भी मैं बोल रहा हूँ रब कर रहा हूँ तो आपको क्या करना है, अगर नोट्स बनाने तो वीडियो पॉज करो, यहाँ से नोट्स बनाओ,
क्योंकि फिर मैं इस इधर ये जो टाइमिंग है अपन कंप्लीट कर लेंगे। ओके, हाँ लिपिड पढ़ रहे हैं अपन, बहुत ही ज्यादा जरूरी। हमारा शरीर जिन चीजों से मिलकर बन रहा है उनमें एक लिपिड भी शामिल है। जैसे याद करो, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है, वो किससे मिलकर बन रही है? लिपिड और प्रोटीन से। उसमें डेरिवेटिव लिपिड है जिसको अपन बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, है ना। तो लिपिड नहीं है तो फिर जीवन बेकार है। जो हमारे मेन बायोमोलिक्यूल्स हैं वो हमारे शरीर को आवश्यक है बनाने में भी, और इन्हीं से हम ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। एनर्जी सोर्स भी हमारे यही है। अगर आप लिपिड की बात करो तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी देगा हमें वो लिपिड ही देगा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड इन तीनों के बीच में कंपैरिजन करो तो लिपिड की एनर्जी सबसे ज्यादा है ना। लिपिड की एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसीलिए हमारा शरीर कितना स्मार्ट है कि अपने शरीर जो एनर्जी स्टोर करता है वो लिपिड के फॉर्म में करता है, ताकि जब इसको जरूरत पड़े, आपने खाना खाया, आपकी डेली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, आपकी बीएमआर है, जितना इसको रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगी। इससे अगर आप ज्यादा खा रहे हो तो आपकी बॉडी क्या करेगी? इसको स्टोर करेगी। किस फॉर्म में? लिपिड की फॉर्म में। क्यों भाई? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में या प्रोटीन की फॉर्म में क्यों नहीं कर रही? बॉडी इज टू स्मार्ट। कल को आपको जब खाना नहीं मिलेगा या कोई ऐसी कंडीशन आ जाएगी आपकी बॉडी में, जैसे फास्टिंग की कंडीशन, या आप बीमार पड़े हो, तो फिर एनर्जी उस फॉर्म से ली जाएगी जिसके पास सबसे ज्यादा रिजर्व है। आपको मौका मिले कि आप अपने बैंक में रिजर्व करना है आपको पैसा, और आपको मौका मिले आप डॉलर में करोगे, यूरो में करोगे, या रुपये में करोगे, भारतीय रुपया, पाकिस्तानी रुपया या डॉलर, तो आप खुद ही कहोगे मैं डॉलर में करूंगा। क्यों? उसकी वैल्यू ज्यादा है। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। ठीक है, अब अपन लिपिड बना के देख रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैंने बनाया ये अगेन, सॉरी, OH OH OH, इसकी वैलेंसी देख लेना इधर। वैलेंसी अब अभी मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा इधर, है ना। तो ये अपने पास एक ग्लिसरॉल है। अब फैटी एसिड इसके पास आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, COOH वाला ग्रुप ऐसे लगता है, समझ रहे हैं? COOH वाला ग्रुप ऐसे लगता है। अब ये COOH हो गया तो यहाँ क्या बच्चा? R। तो अपन R को ऐसे लिख देते हैं। अब इसमें कितने भी कार्बन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, जो भी कार्बन है ये इधर लंबी चेन है। इन दोनों ने ग्लिसरॉल, ये अपने पास ग्लिसरॉल आ चुका है, और ये आ चुका है फैटी एसिड। इन्होंने मिलकर लिपिड फॉर्म कैसे किया देखो। अब यहाँ पर आपको अंदाजा लग जाता है ना स्टूडेंट को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, कि यार यहाँ पर क्या दिख रहा है। सीधे सीधे एक बात दिख रही है कि यहाँ पर H2O निकल रहा है बाहर, जल निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। देखो यहाँ पर अपने H2O बाहर निकल रहा है। तो अगर मैं इसको H2O को बाहर निकालूं तो क्या ये ऐसा नहीं है? ये ऐसा बॉन्ड नहीं बनेगा। देखो, अगर मैं इस H2O को यहां से बाहर निकाल दूं तो ये ऐसा बॉन्ड बनता आपको दिखाई दे रहा है, और इसी को बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड। यानी जब भी लिपिड का फॉर्मेशन होगा तो कौन से बॉन्ड बनेंगे? एस्टर बॉन्ड। इतनी बात समझ आ रही है ना। तो ये एस्टर बॉन्ड फॉर्म होता दिख रहा है। यहाँ एक दूसरा, ये मैं कह रहा हूं कि पहले एक कोई अपने पास फैटी एसिड आया, यहाँ कोई दूसरा फैटी एसिड आ सकता है, ये दूसरा फैटी एसिड आ सकता है, तो इनके बीच में भी क्या बनेगा? एक एस्टर बॉन्ड। यहाँ कोई तीसरा फैटी एसिड आ सकता है ना। इनके बीच में भी क्या बन सकता है? कोई एस्टर बॉन्ड, और ये आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बेसिक बात समझ आ रही है? अगर ये आपस में जुड़े हैं, ज्वाइंट हुए हैं, तो एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो संरचना स्ट्रक्चर है ये ये लिपिड कहलाएगी, है ना। अब यहाँ पर एक नामकरण और यहीं से मैं आपको समझाता चलूं। देखो, अगर हमारे पास ये कंडीशन है, केवल ये कंडीशन है कि ग्लिसरॉल का एक अणु और फैटी एसिड का एक अणु आपस में मिलकर लिपिड बना रहे हैं, इस प्रकार की जो लिपिड बनेगी हम इसको ग्लिसराइड बोलेंगे। और ग्लिसराइड कौन सी, ये डिपेंड करेगा इस पर कि कितने फैटी एसिड आ रहे हैं। अगर एक फैटी एसिड आया है तो हम इस प्रकार से बनी हुई को मोनोग्लिसराइड बोलेंगे, मोनोग्लिसराइड। अगर यहां पर एक फैटी एसिड और आता
एक फैटी एसिड और आता तो यहाँ पर दो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनते, तो हम फिर इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डाइग्लिसराइड। और अगर यहाँ एक फैटी एसिड और आ जाता और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक एस्टर बॉन्ड और बनता, तो फिर हम इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। अगर हम बात करें ट्राइग्लिसराइड की, इसका मतलब है यहाँ पर तीन एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, तीन फैटी एसिड आ रहे हैं। ग्लिसरॉल कितना अपने पास, एक ही अणु ग्लिसरॉल है, जो ये पूरा है। समझ में आ रही बात? यानी अगर मैं मोनोग्लिसराइड की बात करूं तो एक ग्लिसरॉल प्लस एक फैटी एसिड। अगर मैं डाइग्लिसराइड की बात करूं तो एक ग्लिसरॉल का अणु प्लस दो फैटी एसिड। और अगर मैं ट्राइग्लिसराइड की बात करूं तो एक ग्लिसरॉल प्लस तीन फैटी एसिड। क्या इससे ज्यादा फैटी एसिड आ सकते हैं क्या? ऑब्वियसली बात है नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आएंगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, बॉन्ड बनाने के लिए है ही नहीं। स्ट्रक्चर यहाँ पर तीन ही है, तो ऐसे हम ट्राइग्लिसराइड पर बात कर सकते हैं ना। आप कभी कोई चीज कोई पैकेट वगैरह खाओगे तो जो पैक्ड फूड है उसके जस्ट पीछे इंग्रेडिएंट का पोर्शन आता है, वो लिखना जरूरी है ना। एफएसएसआई की ये जरूरी एक निर्देश है, कानून है, नियम है कि आपको जो इंग्रेडिएंट आपने यूज किए हैं किसी फूड पैकेट फूड में या फूड में जो भी, तो आप उसके इंग्रेडिएंट बताना वहां पर जरूरी बनता है। तो वो पीछे क्योंकि उन्होंने ऑयल में फ्राई किया होगा तो उनको बताना पड़ेगा, तो आप देखना वहां पीछे लिखा रहेगा ट्राइग्लिसराइड और ऐसे, है ना। फैटी एसिड भी आगे इसका एक वर्गीकरण अपन और पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है ना। ये भी अपन वो भी वहां पर मेंशन करना उनको जरूरी है, ठीक है। तो आपको बेसिक सी बात समझ में आई क्या? मैं रिवीजन कर रहा हूँ आपका कि जब भी हम लिपिड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। ग्लिसरॉल ये अपने पास ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन स्ट्रक्चर है। फैटी एसिड एक लॉन्ग कार्बन चेन, साथ में क्या है उसके कार्बोक्सिलिक एसिड समूह, तो इसको हम फैटी एसिड बोलेंगे। जब ये दोनों मिलते हैं तो एस्टर बंध का निर्माण होता है, एस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है और इससे हम कह रहे हैं कि लिपिड मॉलिक्यूल हमें मिल रहा है। ठीक बात है। अब मैं थोड़ा सा इसके एक वर्गी जिसको ये बनाना है मैं रब करूंगा ना, अब आप वीडियो पॉज करो और इसको एज इट इज बना लो, ठीक है। हाँ, अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन अपन देख लेते हैं। बहुत इजी बात है। लिपिड दो फॉर्म में मिलते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। क्या मतलब है इसका? इसको अपन बोलते हैं संतृप्त और इसको हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त, है ना। हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी वीडियो देखते हैं तो उनके लिए भी जरूरी है थोड़ी सी ये टर्म यूज करना। हालांकि क्योंकि अब वो 11th बायोलॉजी के स्टूडेंट है, कल को उनको यही टर्म सब जगह लिखी आती है। कोशिश करें वो टर्मिनोलॉजी यही याद करें, है। थोड़ी सी देखो ये बात बड़ी इमोशनल भी है, बहुत बड़ी लॉजिकल भी है कि जो बेचारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, गांव ढांडियों से पढ़ रहे हैं, उनको उनकी स्ट्रगल ज्यादा है और उनको इसी यही टर्म पढ़ाई गई है 9th-10th में भी, तो उनका एक नॉर्मल रूटीन है इस प्रकार के टर्म पढ़ना। तो सडनली 11th में वो फिक्स करते हैं तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, पर हम आपके साथ हैं, आप कोशिश करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या है? ये फैटी एसिड के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में, फैटी एसिड के बारे में। दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। भाई क्या मतलब है? अगर देखो ये कार्बन 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 कार्बन, ये सारे कार्बन कार्बन प्रॉपर सैचुरेटेड है, मतलब इनकी सबकी वैलेंसी कंप्लीट है और यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, केवल सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे जो फैटी एसिड है उनको हम बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन अगर कार्बन 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 इनके बीच में एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, एक आ जाए या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, तो हम इनको बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये मान लो जैसे ये R15 है, इसका मतलब यहाँ पर 15 कार्बन है। R16 है, मतलब 16 कार्बन है। अगर उनके बीच में कोई एक या दो या तीन डबल बंद आ जाते हैं तो इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और अगर सिंगल ही रहता है इसका मतलब ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। इतनी बात समझ रहे हैं आप? हाँ। तो जैसे हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है? ऑलिव ऑयल, हमारा ऑलिव ऑयल ये बेस्ट ऑयल है दुनिया में बनाने के लिए, इससे बेस्ट ऑयल नहीं है, सबसे बेस्ट ऑयल ही है, ऑलिव ऑयल है। इसको आप यूज करो, जितना यूज करोगे उतना आपकी बॉडी टॉक्सिन रिमूव करेगी।
जैतून का तेल जिसको हम बोलते हैं, जैतून का तेल वो है ये ऑलिव ऑयल, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, बहुत ही बढ़िया चीज है ना। बादाम का जो तेल है, आलमंड ऑयल है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। इधर की हम बात करें तो अपने घी तेल सब के सब क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना। अपना घी हो गया, तेल हो गया, है ना, जो भी हम तेल मार्केट में मिला खा रहे हैं, ये सब कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना। ये थोड़े से एनर्जी भी ज्यादा देते हैं, पर थोड़ा नुकसान है, ये वाले बहुत ही ज्यादा फायदे के हैं। हालांकि अपनी अपनी जगह दोनों फायदेमंद है, ऐसा नहीं कोई कोई अच्छा है कोई बुरा है, दोनों के अपने अपनी वैल्यू, अपने अपने काम है। प्रकृति में कोई भी चीज ऐसी फालतू से नहीं बनी है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई यूजफुल वो यूजफुल ना हो। सबका अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ काम जरूर है, बस हम किसी को जरूरत से ज्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें नुकसान देगा। एक लिमिटेड पर हर चीज बहुत ही प्रॉपर अपना फंक्शन करती है, अच्छी लगती है। ये अपने पास एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन हो गया लिपिड का, है ना। क्या काम क्या कर रहा है, ये हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी देगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला बायोमोलिक्यूल, सबसे ज्यादा एनर्जी गिविंग बायोमोलिक्यूल है ये, बायोमोलिक्यूल है। और यही कुछ जो क्वेश्चन है, जिनमें से एक क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस बायोमोलिक्यूल से मिलती है, तो लिपिड से मिलती है। जब लिपिड का फॉर्मेशन होता है तो कौन से बंध का निर्माण होता है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, एस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ये कुछ 2-3 से क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। और ये आपका लिपिड खत्म हो गया। आपकी 11th में अगर आता है लिखने को बोर्ड्स में लिपिड के बारे, सॉरी बोर्ड्स नहीं, एक फाइनल एग्जाम में, तो आप आराम से लिपिड के बारे में पूरी बातें लिख सकते हो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।